जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी अप्रैल 2025 एग्जामिनेशन के लिए आज है क्लास नंबर 4, जहां पर ट्रिपल सी एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप सभी लोग जरूर अटेंड करिएगा। दोस्तों, अगर ट्रिपल सी एग्ज़ाम से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट 8187111006 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी क्वेरी है आपको वहां पर सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें फॉलो जरूर करिएगा। और एग्ज़ाम में बेहतर तैयारी के लिए आप सभी लोग एग्ज़ाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रिपल सी की बेस्ट ई बुक के लिए abhayexcel.com को विजिट करिए। यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट ई बुक की लिंक मिल जाएगी। डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ बिग डेटा? बिग डेटा के जनक कौन हैं? जॉन आर मैसी, रॉबर्ट, केविन एस्टन या नोटा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ पर बात की गई है बिग डेटा की। बिग डेटा का मतलब होता है बड़ा डाटा, है ना। मीन्स जहां पर बड़े पैमाने पर डेटा का कलेक्शन होता है वही क्या है, बिग डेटा है ना। तो एक हिसाब से समझें तो बिग डेटा का मतलब है जिसका उपयोग बहुत बड़ी मात्रा के डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, जिसमें डेटा के बहुत बड़े समूह को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं तथा एनालाइज किया जाता है, वही कहलाता है बिग डेटा एनालिटिक्स। मीन्स डेटा को बड़े पैमाने पर कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना और फिर एनालाइज करना, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है किसका, बिग डेटा एनालिटिक्स का। ठीक है, तो यहां पर अब इसके बारे में जान लेते हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स से क्या फ़ायदा है। यहाँ पर एक फिगर के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें, ऑटोमेशन में देखें, डाटा माइनिंग देखें, डिसीजन मेकिंग, इन सभी चीज़ों को बेहतर बनाता है कौन, बिग डेटा एनालिटिक्स, जिसका उपयोग मुख्य रूप से बिजनेस का एनालिसिस करने में किया जाता है। अब इससे क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे एक फ़ायदा ये है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि कंपनी में जो भी एरर्स हैं, है ना, एरर्स को डिफाइन करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जो हिडन पैटर्न्स हैं, हिडन पैटर्न्स, इनको पता लगाने का काम भी करता है बिग डेटा एनालिटिक्स। इसके अलावा हमारी जो कस्टमर सर्विस है, कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने का काम करता है बिग डेटा एनालिटिक्स। कॉस्ट सेविंग में हेल्पफुल है हमारे। इसके अलावा अगर हम कोई नया प्रोडक्ट चाहते हैं कि डेवलपमेंट कर सकें, तो नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में भी आपका बिग डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ फ्रॉड का पता भी हम आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके फादर कौन हैं, तो इसके फादर हैं जॉन और मैसी, जिन्होंने 1990, है ना, 1990 के दशक में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्रति पृष्ठ हैंडआउट प्रिंट करने का वैध विकल्प नहीं है। नॉट अ वैलिड ऑप्शन टू प्रिंट हैंडआउट्स पर पेज। मीन्स एक पेज पर कितने हैंडआउट्स आप प्रिंट कर सकते हो, 5 स्लाइड्स पर पेज, 6 स्लाइड्स पर पेज, 9 स्लाइड्स पर पेज या 1 स्लाइड पर पेज। मीन्स जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग करते हैं या फिर आप MS पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर एक पेज पर कितने हैंडआउट्स प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा वैलिड नहीं है। तो देखिए, आप एक पेज पर एक स्लाइड प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 9 स्लाइड भी प्रिंट कर सकते हो, मीन्स 1 फिर 2 फिर 3, फिर इसके नीचे 1 2 3 फिर 1 2 3, ऐसे 9, 6 भी आप कर सकते हो। लेकिन 5 स्लाइड प्रिंट करने का
कोई भी ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मीन्स ये इनवैलिड है, ये वैलिड नहीं है। अब नेक्स्ट, एसबीआई द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? विच ऐप हैज़ बीन रिलीज्ड बाय एसबीआई फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स? एसबीआई पे, योनो, एसबीआई ऑनलाइन या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए एसबीआई का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। और एसबीआई ने जारी किया था किसको? योनो को। किसको जारी किया? योनो को जारी किया, इसीलिए इसको हम योनो एसबीआई भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? योनो। अब इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ जाते हैं कि भाई योनो ऐप को कब रिलीज किया गया, कब से चालू हुआ? तो 24 नवंबर 2017, ठीक है, 24 नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था आपका योनो एसबीआई। अब एक चीज़ यहाँ पर और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई एसबीआई की शुरुआत कब हुई, कब इसको फाउंड किया गया? तो इसको 1 जुलाई 1955 को फाउंड किया गया था। कब? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की खोज हुई थी, मीन्स वहाँ से शुरुआत हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा शाखा किस बैंक की हैं, है ना? भारत में सबसे ज़्यादा शाखा किस बैंक की हैं? तो एसबीआई की ही शाखाएं सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, इक्वल काउंट 17, 57, 7, बी, ए, आर का मान क्या होगा? काउंट ए और फिर ये वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। अब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में तो आपको ये मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत मिलेगा, जिसके लिए आपको टाइप करना है अपने कंप्यूटर में Windows+R और प्रेस करना है एसकैल्क और यहाँ पर इंटर कर देंगे तो लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि काउंट ए 17, 57, ए, बी, आर का मान क्या होगा? तो आइए विद प्रैक्टिकल समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इक्वल काउंट 17, 57, ए, बी, आर और इंटर करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है? 2 मिलता है। यहाँ पर हमने फार्मूले में क्या यूज किया है? काउंट का यूज किया है। और काउंट का यूज करने पर क्या होता है? काउंट फार्मूला सिर्फ और सिर्फ नंबर की काउंटिंग करता है। किसकी काउंटिंग करता है? सिर्फ और सिर्फ नंबर की काउंटिंग करता है, इसीलिए यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। अगर यहीं पर हम काउंट ए फंक्शन का उपयोग करें और फिर यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर में क्या चेंजिंग आएगी। हमने आंसर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5 मिल गया। 5 क्यों मिल गया? क्योंकि काउंट ए फार्मूला नंबर और अल्फ़ाबेट्स दोनों की काउंटिंग करता है, जबकि काउंट फार्मूला सिर्फ और सिर्फ नंबर की काउंटिंग करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 17, 57, 7, ए, बी, आर था। हमने यहाँ पर सिर्फ 5 ही संख्याएं लिखी थी, है ना। यहाँ पर हमने 7 को ड्रॉप कर दिया था, तो अगर 7 को लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए आंसर 6 आपको मिल रहा है। अब नेक्स्ट, गंतव्य ईमेल सर्वर का पता लगाने में डीएनएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। यहाँ पर आप एक फिगर के द्वारा समझ सकते हैं कि डीएनएस आपका किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका डीएनएस काम करता है, जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, एक हिसाब से डोमेन नेम सिस्टम को हम कह सकते हैं कि फोन बुक है ना, फोन बुक ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इसी प्रकार से डीएनएस आपका वर्क करता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग फाइल कॉपी करने के लिए करते हैं? कॉपी, डिस्क कॉपी, Ctrl+C या ऑल ऑफ दी अबव? बताइए।
अगर हम फाइल को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो फाइल को कॉपी करने के लिए हम कॉपी का भी उपयोग करते हैं, डिस्क कॉपी का भी करते हैं और Ctrl+C का उपयोग भी करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 कॉलन A5 की वैल्यू क्रमशः 5, 0, T, D, F है, तो काउंट A कॉलन A5 का मान क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको काउंट और काउंट ए दोनों आपको बताया था। तो यहाँ पर काउंट लिखा है, काउंट क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ नंबर की काउंटिंग करेगा और यहाँ पर नंबर सिर्फ 2 हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 2। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। क्या लिब्रे ऑफिस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है? ट्रू या फॉल्स? तो ये बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि आपका जो लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस आपका बिल्कुल फ्री है एंड ओपन सोर्स है ना? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वह सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होते हैं, जिन्हें डाउनलोड करने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई पेमेंट किसी को नहीं करनी पड़ती है, वही कहलाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और पेड सोर्स या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वह सॉफ्टवेयर जिनको परचेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, हमें कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ता है, वही है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस कब आया? तो लिब्रे ऑफिस आया था 2010 में। कहाँ से आया? फ्रॉम openoffice.org। openoffice.org से ही लिब्रे ऑफिस को डेवलप किया गया था। अब नेक्स्ट, MDA स्टैंड फॉर। MDA का फुल फॉर्म क्या है? मेल डिलीवरी एजेंट, मेल डायमेंशन एजेंट, मेल डिपार्चर एजेंट या फिर नोटा। तो इसका फुल फॉर्म होता है मेल डिलीवरी एजेंट, ठीक है ना? इसका काम क्या होता है? इस कंपोनेंट का काम है, इसका मेन जो काम है वो जो भी रिसीवर है उसके पास मेल को डिलीवर करना, ठीक है? MDA जो रिसीव करता है मेल, वो कहाँ से करता है? MTA से करता है। कहाँ से? MTA के माध्यम से ही MDA मेल को रिसीव करता है। MTA का फुल फॉर्म क्या होता है? मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट, ठीक है? यहाँ से MDA आपका रिसीव करता है और उसके बाद फिर ये जो रिसीवर है उसके पास मेल को सेंड करता है, डिलीवर करता है। अब नेक्स्ट, क्या विंडोज 10 में अलार्म सेट कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? कैन आई सेट अलार्म इन विंडोज 10? तो बिल्कुल सही है, आसानी से वहां पर हम अलार्म सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर? ENIAC, डिफरेंस इंजन, यूनिवैक या फिर नन ऑफ दीज। अब यहां पर पूछा है कि पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला व्यापारिक कंप्यूटर है यूनिवैक। ऑप्शन सी इज राइट। अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है यूनिवैक का फुल फॉर्म। अब यूनिवैक को किसने डेवलप किया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो कि यूनिवैक कंप्यूटर किस प्रकार से शो करता था और कैसे काम करता होगा, ठीक है? तो ये आपका यूनिवैक कंप्यूटर है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि इसको डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया। तो इसको डिज़ाइन किया गया था JP एकर्ट एंड जॉन मॉसली ने, ठीक है? जिस आदमी ने बनाया ENIAC को, किसको? ENIAC को जिन्होंने डेवलप किया, उन्होंने ही यूनिवैक कंप्यूटर को भी डेवलप किया था, ठीक है? ये कहाँ पर? US में डेवलप हुआ। कहाँ डेवलप हुआ? US में डेवलप हुआ था। और जो पहला यूनिवैक कंप्यूटर है वो कब बना? तो वो बना था 14 जून 1951, 1951 को यूनिवैक कंप्यूटर बनकर तैयार हो गया था, लॉन्च हो गया था, ठीक है? अब नेक्स्ट,
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफ़र करना सर्च कहलाता है। ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इज कॉल्ड सर्च। ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक कंप्यूटर से अगर दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसे हम फाइल ट्रांसफ़र या डेटा ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा का ट्रांसफ़र एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी से हो रहा है, उसी के ये उसको दिखा रहा है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? निम्न में से हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो देखिए, माउस भी आपका हार्डवेयर है, प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर नहीं है। यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है पूरे सिस्टम को ऑपरेट करना, है ना। सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम में जो भी वर्क हैं, उन सभी को ऑपरेट करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। माउस आपकी कैसी डिवाइस है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो माउस आपकी इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, या आप कह सकते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस है। वहीं पर प्रिंटर और मॉनिटर ये क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस हैं। अब आउटपुट भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका शार्प कॉपी आउटपुट। कैसा होता है? शार्प कॉपी आउटपुट। और दूसरा होता है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट। नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका प्रिंटर जो है ये हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है और मॉनिटर आपको शार्प कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका माउस होता है, जहाँ पर एक लेफ्ट बटन होती है, एक राइट बटन होती है और एक स्क्रॉल बटन होती है। बाकी ये माउस की बॉडी है ना। तो मेन क्या है आपका? राइट बटन और लेफ्ट बटन। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है कि माउस से कितने बटन होते हैं, तो माउस में मुख्यतः 2 बटन होते हैं। माउस का आविष्कार किसने किया और कब किया, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो माउस डेवलप हुआ था कब? 1964 में, 1964 में किसने किया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने किया था। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डगलस एंजलबर्ट ने माउस को डेवलप किया था। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो प्रिंटर के 2 प्रकार होते हैं। एक है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, अगर आप टोटल मनी में से लेस मनी पे करना चाहते हैं तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? इफ़ यू वांट टू पे लेस मनी आउट ऑफ टोटल मनी देन व्हाट डू यू यूज़ फॉर दैट? CVV, OTP, कूपन कोड या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी चीज़ की प्राइस 80 रुपये है और आप चाहते हैं कि आपको 80 की जगह 20 रुपये पेड करना पड़े या 50 रुपीज़ पेड करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? CVV के माध्यम से ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब एग्ज़ाम में पूछता है कि CVV का फुल फॉर्म क्या है? तो CVV का फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। अब OTP का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड, एक ऐसा पासवर्ड जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हम उपयोग कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम में ये पूछता है कि OTP सिक्योर क्यों है? तो OTP सिक्योर इसलिए है क्योंकि यह हर एक्सेस के लिए, मीन्स जितनी बार आप एक्सेस करेंगे हर एक्सेस के लिए भिन्न भिन्न आपको मिलती है, मीन्स अलग अलग मिलती है, इसीलिए OTP सिक्योर है। अब कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो है वो कितने अंकों का होता है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कितने अंकों का होता है। तो ये कितने अंकों का होता है? 3 डिजिट्स का होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसका उपयोग करेंगे, उसके लिए कूपन कोड का उपयोग करते हैं। यही एक माध्यम है जिससे हम टोटल मनी में से पे मनी को पेड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, किस प्रकार की फाइल ईमेल द्वारा हम नहीं भेज सकते? बताइए।
किस प्रकार की फाइल को हम ईमेल के द्वारा नहीं भेज सकते हैं? व्हाट टाइप्स ऑफ फाइल्स वी कैन नॉट सेंड बाई ईमेल? .odt, .pdf, .exe या फिर .txt? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए .odt किसका एक्सटेंशन है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का है। तो आप ये फाइल भी भेज सकते हो, PDF भी भेज सकते हो, टेक्स्ट फाइल भी भेज सकते हो, लेकिन .exe मीन्स जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल हैं उन फाइल को आप ईमेल के माध्यम से सेंड नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स हैं जो एग्जीक्यूटेबल फाइल हैं या फिर हार्मफुल फाइल आप कह सकते हैं, वो होती हैं जिनमें वायरसेस की संभावना या मालवेयर की संभावना अधिक होती है ना। ऐसी फाइलों के एंड में अधिकतर क्या होता है? .exe होता है या .scr आपको मिल जाएगा, या फिर आपको मिलेगा .bat, या फिर आपको मिलेगा .js, या आपको मिल जाएगा .dll, या फिर आपको मिलेगा .pif है ना, या .iso है ना। ये सभी क्या हैं? आपकी अलग अलग स्क्रिप्ट एंड एक्सेक्यूटेबल फाइल के एक्सटेंशन हैं जो मेल के माध्यम से नहीं भेजे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट, एक साथ समूहीकृत इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट्स सर्किट बोर्ड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर क्या है? तो आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा दिए गए डेटा या इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड करता है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा दिए गए डेटा या निर्देशों पर प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल? निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? SRAM, DRAM, रोम या फिर नन ऑफ दीज? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम। रोम क्या है? आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। मीन्स यहाँ पर आप ये जानिए कि रैम आपकी वोलाटाइल मेमोरी है। कैसा है? वोलाटाइल मेमोरी है। और रोम आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। कई बार ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब नेक्स्ट, कमांड दुभाषियों को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? व्हाट इज द कमांड इंटरप्रेटर अदरवाइज नोन एज? कमांड, सेल, प्रॉम्प्ट या फिर स्क्रिप्ट? तो कमांड इंटरप्रेटर को हम किसके नाम से जानते हैं? शेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट, सेल। अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में चयनित सेल की एक पंक्ति का चयन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस प्लस या कंट्रोल प्लस प्लस? बताइए। मीन्स स्प्रेडशीट में अगर हम जो भी सिलेक्टेड सेल है उसकी पूरी रो को सेलेक्ट करना चाहें तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? द शॉर्टकट की इज टू सेलेक्ट अ रो ऑफ द सिलेक्टेड सेल इन द स्प्रेडशीट। मीन्स जैसे हमने इस सेल को सिलेक्ट किया है और हम चाहते हैं कि पूरी रो सेलेक्ट हो जाए तो शिफ्ट के साथ में स्पेस प्रेस करेंगे तो देखिए पूरी रो सेलेक्ट हो गई, और कंट्रोल स्पेस करेंगे तो पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस, दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अब नेक्स्ट, कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है? 0.89, 0.18, 5, 6.62? What is the height of cell in calc? तो यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस ऑप्शन है, यहाँ पर आप फॉर्मेट में जाते हो, यहाँ पर रो और कॉलम ये ऑप्शन आपको मिलता है। रो पे क्लिक करेंगे और हाइट पे आप जाते हैं
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको सेंटीमीटर में मिलता है कितना, 0.45 सेंटीमीटर। कितना मिलता है, 0.45 सेंटीमीटर, है ना। अब अगर हम यहाँ पर देखें इंच में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.45 मल्टीप्लाई 0.394 करेंगे तो जितना आपको आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका इंचेस हो जाएगा, है ना। क्योंकि 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए अगर आप देखें 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में इंच होते हैं 0.0394, ठीक है, इतने आपके इंच होते हैं। और यहाँ पर कह रहा है 0.45 सेंटीमीटर, तो 0.45 सेंटीमीटर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कि विड्थ कितनी है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम पूछता है भाई विड्थ कितना है, तो ये भी आपको यहाँ से मिलेगा। कॉलम पे जाएंगे, विड्थ पे क्लिक करेंगे तो देखिए 2.26 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 2.26 सेंटीमीटर होता है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2.26। अब यहाँ पर हमारा देखिए ऑप्शन क्या है, 0.89, 0.18, 5 या 6.62। तो अगर हम इंचेस में देखें तो 0.17 को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.18, मीन्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.18, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.45 सेंटीमीटर वहाँ पर है, जिसको इंच में हमने कन्वर्ट किया तो आ गया 0.173, तो यहाँ पर इसको राउंड फिगर में 0.18 लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट, लिब्रियोफिस कैल्क में कैलकुलेट की शॉर्टकट की क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कैलकुलेट इन लिब्रियोफिस कैल्क, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। F7, F8, F9 या F10, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कैलकुलेट का ऑप्शन, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि कैलकुलेट का ऑप्शन किस मीनू के अंतर्गत मिलता है। तो फटाफट कमेंट करके आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैलकुलेट का ऑप्शन आपको किस मीनू के अंतर्गत मिलता है और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, F9 का उपयोग करते हैं इस कार्य के लिए। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है, नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन। तो सबसे छोटा कंप्यूटर है आपका नोटबुक, ठीक है, सबसे छोटा कंप्यूटर नोटबुक ही होता है। अब यहाँ पर एग्जाम में पूछता है कि पहला लैपटॉप साइज का नोटबुक कंप्यूटर कौन सा था, मीन्स फर्स्ट नोटबुक कंप्यूटर कौन सा है। तो पहला नोटबुक कंप्यूटर था इप्सन का, कौन सा, इप्सन HX20, ये आपका पहला क्या था, नोटबुक कंप्यूटर था, ठीक है, जो कब डेवलप हुआ, 1980 में, 1980 में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। अब एग्जाम में पूछता है कि भाई पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब हुआ, फर्स्ट लैपटॉप। तो पहला लैपटॉप आपका 1981 में, है ना, 1981 में डेवलप हुआ था, जो स्क्रीन जिसमें थी 5 इंच की और इसका जो वेट था वो लगभग 24 पाउंड्स के आसपास था, कितने, 24 पाउंड्स के आसपास में था, जो आपका एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, ठीक है। और पहला डेस्कटॉप की बात की जा रही, तो पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा था, तो था ओलाइव, ठीक है, प्रोग्रामा 101, ये आपका कब हुआ, तो 1964 में बनकर तैयार हुआ था। अब नेक्स्ट, QR कोड में अक्सर डॉट 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 के लिए डेटा नहीं होता जो किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन को इंगित करता है। QR कोड ऑफन डोंट कंटेन डेटा फॉर डॉट 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 दैट पॉइंट्स टू अ वेबसाइट और एप्लीकेशन। तो QR कोड में पर्सन के लिए कोई डेटा नहीं होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, रैम को कंप्यूटर
के प्रोसेसर के रूप में माना जा सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, प्लानिंग रूम के रूप में, वेटिंग रूम के बारे में, या फैक्ट्री? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो रैम को कंप्यूटर के वेटिंग रूम के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसर का वेटिंग रूम कहते हैं किसको? रैम को। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम में डेटा कब तक स्टोर रहता है? जब तक कि कंप्यूटर आपका रन कर रहा है। जैसे ही कंप्यूटर आपका टर्न ऑफ हुआ, रैम में जो कंटेंट्स हैं वो कैसे हो जाते हैं? इरेज हो जाते हैं। ठीक है, और रैम जो है ये फास्ट होती है क्योंकि ये आपका सीपीयू में लगी हुई होती है। सबसे पहले इसी को एक्सेस किया जाता है। अब नेक्स्ट, एकल ई टिकट का उपयोग करके अधिकतम 6 यात्री यात्रा कर सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मैक्सिमम 6 पैसेंजर्स कैन ट्रेवल यूजिंग सिंगल ई टिकट। तो एक सिंगल ई टिकट से बिल्कुल सही बात है, 6 लोग ही यात्रा कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। उसमें भी अगर आप तत्काल टिकट करते हो, क्या करते हो? तत्काल टिकट्स करते हो, तो वहाँ पर आपके मैक्सिमम 4 पैसेंजर्स ही पर ई टिकट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा या फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी आप अब एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।